वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर साइकोलॉजी, और ये रहेगा हमारा जीन पियाजे। यस, जीन पियाजे। आपको भी पता है कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। जानते हैं थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में, कौन है, क्या है, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया और ये इतने अधिक इम्पोर्टेंट हुए तो हुए कैसे। हर एक बात जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। यस, ये हैं हमारे जीन पियाजे। इनका जो जीवन काल है वो है 1896 से 1980, फ्रॉम 1896 टू 1980। ठीक है, अब देखिए समझने की बात थोड़ी सी यहाँ पर ये चलती है कि जो जीन पियाजे हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हैं कि कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो उसमें उनसे क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब उसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम बात करते हैं शिक्षा की तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं बच्चे के मानसिक विकास की। ठीक है, हमें बच्चे को चीज़ों को सिखाना होता है, हमें उसे नई नई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसे बताना होता है चीज़ों के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने इसी के ऊपर रिसर्च किया, इसी के ऊपर काम किया कि हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट या हमारा संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। अब पहली बात तो ये रहने वाले कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड के। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका जो शुरुआत से ही इंटरेस्ट था वो किस में था? हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो नॉलेज है, पहली बात तो वो क्रिएट कैसे होती है, वो बनती कैसे है, एंड द सेकंड थिंग वो डेवलप कैसे होती है फिर। ओके, इन दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने काम किया। क्या इनकी थ्योरी थी, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, उन सब के बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो लेक्चर में। शुरुआत करते हैं जीन पियाजे की। अब बात करते हैं कि इन्होंने किया क्या, एक्चुअल में इन्होंने क्या तरीका अपनाया। देखिए, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या सोचा कि भाई मुझे जानना है कि पहली बात तो जो ज्ञान है उसका निर्माण कैसे होता है और दूसरी बात उसका विकास कैसे होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बिल्कुल शुरुआत से एक ऐसे बच्चे को जो कि उनका स्वयं का बच्चा था, उन्होंने क्या किया, देखना शुरू किया कि भाई किस एज में वो क्या चीजें सीखता है और कैसे वो चीजों को सीख पाता है। ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की और उनका एक रिकॉर्ड रखा। अब ये केवल एक बच्चे पे नहीं किया, एक्चुअली में जीन पियाजे के हुए कितने बच्चे जी? जीन पियाजे के हुए बच्चे 3। ठीक है, अब ये जो तीनों ही बच्चे थे तो इन्होंने क्या देखा, इनका डेवलपमेंटल रिकॉर्ड देखा। डेवलपमेंटल रिकॉर्ड मतलब कि जो फर्स्ट बेबी है वो जब 2 महीने का था तब उसके अंदर क्या डेवलपमेंट थी, जब वो 6 मंथ्स का हुआ तब उसने क्या क्या करना शुरू किया, क्या कुछ करना सीखा, 1 ईयर का हुआ तब क्या सीखा, 2 ईयर का हुआ तब क्या सीखा। मतलब हर चीज का उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। ओके, जैसे ही उनका सेकंड चाइल्ड हुआ, अगेन सेकंड चाइल्ड का भी उन्होंने एक डेवलपमेंटल रिकॉर्ड रखा, एंड थर्ड बेबी का भी उन्होंने क्या रखा, सेम डेवलपमेंटल रिकॉर्ड रखा कि भाई किस तरीके से ये डेवलप होते हैं। अब देखिए, जब वो डेवलपमेंटल रिकॉर्ड रख रहे थे तब उन्होंने क्या पाया कि ये जो डेवलपमेंटल रिकॉर्ड है इनमें काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज इन द सेंस कि जो कार्य एक पर्टिकुलर एज में पहला बच्चा कर रहा था वही दूसरा बच्चा भी करता मिला, और फिर वही काम तीसरा बच्चा भी उसी पर्टिकुलर एज में कर रहा था। काफी कुछ समानताएं थी। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वो एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तीनों ही बच्चे एक प्री डिटरमाइंड सेम पैटर्न को ही फॉलो करते जा रहे थे, जो कि पाया किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, अब जब इन्होंने ये सेम पैटर्न देखा और उसी सेम पैटर्न के आधार पर इन्होंने क्या दिया, अपना एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, और थ्योरी का नाम क्या? थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, या हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है होपफुली। आगे चलते हैं। अब देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, जितनी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा टर्म्स हैं।
है ना। देखिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज करते हैं जब अपनी थीसिस को लिखते हैं। ओके, जब अपनी रिसर्च ये करते हैं तो कुछ टर्म्स को लेके चलते हैं जिनका ये बार बार यूज करते हैं, जिनमें से कुछ नई होती हैं। तो उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनके ऊपर हर बार प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इट विल बी मेंटल स्ट्रक्चर, और यू कैन से मानसिक संरचना। उसके बाद हम बात करेंगे स्कीमा या प्रारूप की। उसके बाद एसिमिलेशन या आत्मसात्करण। आफ्टर दैट अकोमोडेशन या समायोजन, और लास्ट में हम बात करेंगे इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण की। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन सभी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, जो उनकी थ्योरी थी जिसके अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। और मैं अगेन आपको रिकॉल करवा दूं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी थ्योरी के जितने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे इस वीडियो लेक्चर में। यस, बात करते हैं जो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, इट इज मेंटल स्ट्रक्चर या मानसिक संरचना। यस, नाउ व्हाट इज मानसिक संरचना। देखिए मानसिक संरचना क्या होती है कि आज तक हमारे मन में, मानसिक है ना, मतलब मन मतलब हमारे मस्तिष्क में जो भी चीजें हमने सुनी है, देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, या हमने टच की हैं, स्मेल की हैं, ये सभी जो इमेजेस हैं हमारे मन में अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं, अपनी एक इमेज बनाते हैं, एक अपनी विशेष छवि बनाते हैं, जो मिलकर हमारा मेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सभी इमेजेस का जो कॉम्बिनेशन है, जो एक कलेक्शन है, वो क्या कहलाता है, मानसिक संरचना। देखते हैं क्या लिखा है। Whatever the individual see, hear, understand or learns, these matter form their particular image in our mind. व्यक्ति जो कुछ देखता है, सुनता है, समझता है या सीखता है, ये तथ्य उसके मस्तिष्क में अपनी एक छवि बनाते हैं। Every individual has different type of mental structure. Yes, बिल्कुल सही बात है भाई। हर व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो उसका मेंटल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा from others, which is changeable according to time and situation. और ये समय तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है, ये भी बात सही है। आफ्टर दैट इट मे बी कंसिडर्ड एज प्रीवियस नॉलेज, इसे पूर्व ज्ञान भी कहा जा सकता है। देखिए अब मैं कहूँगा कि भाई क्या आपके माइंड में, अगर मैं कहूँ मैंगो, तो क्या आपके माइंड में कोई इमेज आ रही है? एग्जैक्टली आ रही होगी। उसका टेस्ट आ रहा है? एग्जैक्टली आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रीवियस नॉलेज में है। अगर मैं आपसे कुछ ऐसे फ्रूट का नाम लूं जो आपने आज तक देखा नहीं है, आपने आज तक खाया नहीं है, तो क्या तब भी कोई इमेज आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रीवियस नॉलेज का पार्ट है ही नहीं। तो ये जो बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है कि भाई निम्न में से कौन सा प्रीवियस नॉलेज हो सकता है, तो आपका आंसर क्या था? मेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक मेंटल स्ट्रक्चर भी था और वही था आपका आंसर। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे। जैसे कि मैं कहूं, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। यस, ये बात भी सही है। व्यक्ति की मानसिक संरचना धीरे धीरे विकसित होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे हमारा मेंटल स्ट्रक्चर भी डेवलप होता जाता है। देखिए अभी एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। अगर मैं कहूँ नरेंद्र मोदी, तो आपके माइंड में कोई इमेज आएगी। अगर मैं कहूँ अमिताभ बच्चन, अगेन एक इमेज आती है। मैं कहूँ अक्षय कुमार, एक इमेज आती है। मैं कहता हूँ हॉर्स, एक इमेज आती है। मैं कहता हूँ डॉग, कोई इमेज आती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ पियर्स ब्रसनन, ठीक है, तो क्या आपके माइंड में कोई इमेज आई? जिसके माइंड में आई, केवल उसी के माइंड में जिसको प्रीवियस नॉलेज है। अगर नहीं आती है तो वो
उसके माइंड में प्रीवियस नॉलेज में वो है ही नहीं, वो उसके मेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं है, तभी नहीं आई है। और यदि आप अभी गूगल पे सर्च करें पियर्स ब्रंसन को, तो आपको एकदम से दिखाई देगा कि अरे वाह ये पियर्स ब्रंसन है, तो आपके माइंड में वो एक इमेज आएगी और वही आपका मेंटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो मेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल वट एवर वी नो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें द नेक्स्ट वन विच इज स्कीमा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने भी कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा एग्जाम में, व्हाट इज स्कीमा। ठीक है, अब स्कीमा क्या होता है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर मेंटल स्ट्रक्चर। देखिए, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, अब वो किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। जैसे कि मैं कहूं कि ये एक बुक है, ये किसी ना किसी चीज से तो बनी होगी। ठीक है, तो बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को बनाता है, मान लो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीजें जा रही होंगी, किसी एक पर्टिकुलर शेप में वो स्टोर हो रही होंगी। तो वो जो पर्टिकुलर जो शेप में स्टोर हो रही है, या पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? स्कीमा। जैसे कि मैं कहूँगा कि दीवार है, एक दीवार के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होंगे? उसकी ईंटें रहेंगी। इसी प्रकार से जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या हम कहेंगे निर्माण प्रखंड, एग्जाम में एग्जैक्ट यही शब्द आया हुआ है, निर्माण प्रखंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो क्या कहलाते हैं? स्कीमा। स्कीमा इज ऑल्सो चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। भाई, समय और परिस्थिति के अनुसार स्कीमा भी परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। कई बार इसे मानसिक संरचना भी कहा जाता है। यस, कई बार हम स्कीमा को ही मानसिक संरचना भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि भाई जो दीवार है वो अल्टीमेटली क्या है? एक कलेक्शन है, किसका? ब्रिक्स का, एक ईंटों का कलेक्शन ही तो दीवार है। तो जो दीवार है वो मानसिक संरचना है, और वहीं पर जो डिफरेंट ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो क्या है? हमारी स्कीमा है। थोड़ा आप इस तरीके से रिलेट करेंगे। और जो स्कीमा होते हैं वो भी अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे अलग अलग बने होते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि अगर आपके सामने ये पिक्चर आए, तो आप अगर पिक्चर में इस तरफ देखते हैं तो आपका एक अलग स्कीमा बना हुआ है, और वहीं अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपका एक अलग स्कीमा बना हुआ है। आपका माइंड एक अलग तरीके से बिहेव करता है जब आप इस पिक्चर को देखते हैं, और वहीं एक दूसरे तरीके से बिहेव करता है जब आप इस पिक्चर को देखते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? हमारे डिफरेंट स्कीमा हैं जो बने हुए हैं हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में, और जो उसी को, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा? एसिमिलेशन, या आत्मसात्करण या समावेशन। यस, एसिमिलेशन शब्द पे ही जाते हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेट करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, कुछ जोड़ना। क्या होता है कि हमारा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, जब हम उसके बिहाफ पर कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया उसमें जोड़ते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। देखते हैं इसको। व्हेन पर्सन और इंडिविजुअल अडॉप्ट्स और ऐड न्यू नॉलेज टू द मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, इट मीन्स फिटिंग द न्यू नॉलेज अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर। यस, समझेंगे, एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर के अनुसार नई नॉलेज को, नए ज्ञान को उसमें फिट करना या जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या पाते हैं? जो पिता है उसको ही क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है ना? जो माँ है उसको हम मदर बोलते हैं। मतलब अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम नया ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। समझेंगे प्लीज इस चीज को, रिलेट करते हैं। ठीक है, कुर्सी को चेयर कहा जाता है, ओके, घर को हाउस कहा जाता है। तो ये जो चीजें हम रिलेट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। रिलेट करके सीखना, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को ग्रहण करना, क्या? एसिमिलेशन कहलाता है। सेम मैं कहूंगा, भाई को ब्रदर कहा जाता है, बहन को सिस्टर कहा जाता है। तो जब हम इस तरीके से सीखते हैं, जब हम अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार नए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। चलिए अब इसी को समझते हैं एक और दूसरे वे से। देखिए, जहां तक मैं बात करूं अपनी, जब मैंने अंग्रेजी सीखी, जब मैंने इंग्लिश सीखी, तो वो सीखी कुछ इस तरीके से।
है ना, कि भाई अगर आपको लिखना है क, इसको बोलते हैं 12 खड़ी, है ना, 12 खड़ी से क अगर लिखना है तो के ए, का लिखना है तो के डबल ए हो जाएगा, की होगा तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, है ना, बड़ी ई की मात्रा है डबल ई हो जाएगा, है ना, कु छोटे ऊ की मात्रा, डबल ओ बड़े ऊ की मात्रा, के ई की मात्रा, कई ए आई, है ना, को, ऐसे करके। तो जब ये हमने 12 खड़ी सीखी तो क्या था, वो एसिमिलेशन किया गया। एसिमिलेशन इन द सेंस कि हिंदी तो आती है लेकिन इंग्लिश को सीखना है किसके अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या था, एक एसिमिलेशन किया जा रहा था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ही स्कीमा को जोड़ा जा रहा था, ऐड किया जा रहा था। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। ओके, आगे चलते हैं। अब एक अगली जो हमारी टर्म है वो क्या है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब समायोजन। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं पुराने के बिहाफ पे नए को, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे सामने एक नई चीज ऐसी आती है जो पुराने वाले से मैच नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है या उसके अपोजिट जा रही है। जो आपको आज तक पता था उसको वो अपोज कर रही है वो चीज, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अकोमोडेट करते हैं कि अच्छा ये तो होता ही है परंतु ऐसा भी होता है। वो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। जब आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, जब आप उसको चेंज करते हैं, या मैं कहूंगा जब आप उसमें पुराने वाले स्कीमा को हटाकर कुछ नया उसकी जगह पे प्लेस करते हैं कि पहले मैं ये सोचता था अब मैं ये सोचता हूं, उसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। ठीक है, देखते हैं अकोमोडेशन क्या है। व्हेन द इंडिविजुअल मॉडिफाइज द मेंटल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अडेप्टिंग न्यू नॉलेज इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, जब हम मॉडिफाई करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा को। इन दिस प्रोसेस द इंडिविजुअल एड समथिंग और डिलीट समथिंग इन मेंटल स्ट्रक्चर। इस प्रक्रिया में हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूंगा कि आज से कि अगर हम 12 खड़ी के हिसाब से समझें, 12 खड़ी के हिसाब से समझे तो ये कैसे पढ़ा जाना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए कुछ, ये पढ़ा जाना चाहिए कुछ ऐसे, स्चेडुले, है ना, SCHEDULE। ठीक है, और ये कैसे पढ़ा जाना चाहिए, ये पढ़ा जाना चाहिए कैसे, 12 खड़ी के हिसाब से, पसीचोलोगी, है ना, कुछ ऐसा पढ़ा जाना चाहिए। परंतु इसको कैसे पढ़ते हैं, शेड्यूल। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़ा जाता है साइकोलॉजी, इसको पढ़ा जाता है शेड्यूल। लेकिन मैं कहूंगा कि आजकल एक नया पैटर्न चल रहा है। आजकल क्या पैटर्न चल रहा है, फिर से ये शेड्यूल जो हम बोलते थे उसको फिर से चेंज किया जा रहा है। उसको क्या कहा जा रहा है, स्केड्यूल, है ना, और इसको क्या कहा जा रहा है, साइकोलॉजी। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आपने अगर 12 खड़ी के हिसाब से इसको पढ़ा तो आप इसको कुछ ऐसे पढ़ने की सोचेंगे, लेकिन फिर कोई कहेगा नहीं ये शेड्यूल है। जब किसी ने कहा कि ये शेड्यूल है तो आपने क्या किया, इसको हटाकर और इसके जगह पे शेड्यूल इसको बोलना शुरू किया कि यस ये शेड्यूल है। लेकिन बाद में जब आपने ये पाया कि ओ माय गॉड शेड्यूल तो थोड़ा सा इलिटरेट पर्सन वाला सा लगने लग गया है, क्यों, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना वो थोड़ा मूसा बना के स्केड्यूल बोल पड़ता है ना, स्केड्यूल। ठीक है, तो आज से मैं भी स्केड्यूल ही बोलूंगा या बोलूंगी। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, पुराने शेड्यूल को तो क्या कर रहे हैं आप, डिलीट कर रहे हैं और उसकी जगह पर ये वाला आप ऐड कर रहे हैं। तो पुराने की जगह पर नए को रखना क्या कहलाता है, अकोमोडेशन या समायोजन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ऐसे ही अगर आप आज तक साइकोलॉजी बोलते थे और अब अगर आप साइकोलॉजी बोलना शुरू करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन। ओके, ऐसे ही जो एक शब्द है नेचर, अगर 12 खड़ी के हिसाब से इसको पढ़ें तो ये क्या होगा, नाटूरे। लेकिन सच में हम इसको जब पढ़ते हैं तो वो क्या है, नेचर, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि कई बार जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है
उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको हमें चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? अकोमोडेशन। देखिए, जस्ट ऐड करते जाना पुराने के हिसाब से नया, एसिमिलेशन, और पुराने को हटाकर उसकी जगह पर कुछ नया करना, उसको पुराने को मॉडिफाई करना, उसको कुछ चेंज करना, क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। और ये दो तरीके हैं किसके? जिससे हमारा मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिससे हमारी कॉग्निशन डेवलप होती है। कौन सी? पहला एसिमिलेशन एंड द सेकंड वन इज अकोमोडेशन। ओके, इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है? सबसे पहले होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या? कि हमने कुछ सीखा। ठीक है, अब एसिमिलेशन से होने से क्या हो जाएगा? हमारे अंदर आ जाएगा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है भाई? इक्विलिब्रेशन मतलब इक्वल होना। इक्वल होना मतलब बैलेंस होना। अब आपको एक बात का पता चल गया। लेकिन फिर से क्या होता है? कोई नई सिचुएशन ऐसी आती है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि आपको नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या आएगा? उस टाइम पे डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम मतलब कुछ बैलेंस जो है वो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, और जब बैलेंस गड़बड़ आएगा तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? उसके बाद में आप करेंगे अडेप्टेशन या अकोमोडेशन, है ना। फिर आप क्या करते हैं? अकोमोडेट करते हैं कि चलो यार, ये तो था, अब आज से ये हो जाएगा। आज तक ये शेड्यूल था, अब ये स्केड्यूल हो जाएगा। कुछ ऐसा हम सीखते हैं। ये तरीका है हमारा लर्निंग का। और देखिए, जैसा कि बताया लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में, जीन पियाजे ने, उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, जो भी हम सीखते हैं, वो क्या है? या तो एसिमिलेशन है या अकोमोडेशन है। और ये एसिमिलेशन या अकोमोडेशन दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? अडेप्टेशन या अनुकूलन। भाई, अभी अगर आज की बात हम समझें, ये आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो इसमें भी अगर आप समझ पाए तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी आपने एसिमिलेट की होंगी, आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगी, आपने उसमें थोड़ा कुछ और ऐड किया होगा। और कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको पहले हो सकता है मिसकंसेप्शन था, आप उसको कुछ और समझते थे, आपके हिसाब से अकोमोडेशन कुछ और होता होगा। ठीक है, लेकिन अब जब आपको पता चला तो आपने पुराने वाले को हटाकर नए वाले को उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, है ना, नए वाले को उसकी जगह पे रख दिया। तो ये जो कहलाया अकोमोडेशन। अब आप ही बताइए, इससे अलग क्या चल रहा है? जो लर्निंग है इससे अलग होती ही नहीं है। और ये जो दोनों हैं, हम या तो कुछ जोड़ें या कुछ हम अकोमोडेट करें, उन दोनों को ही क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन या अनुकूलन। ओके, आपको ये याद रखना है। आफ्टर दैट, assimilation involves using correct schemes to interpret the external world. Yes, समझते हैं इसको? यूजिंग करंट स्कीम्स, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो आपकी मेंटल स्ट्रक्चर है, टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, हम करंट स्कीम को यूज करते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए। वेयर एज अकोमोडेशन इज क्रिएटिंग न्यू स्कीम। इसमें हम क्या करते हैं? न्यू स्कीम को क्रिएट करते हैं और एडजस्टिंग ओल्ड वंस, या पुराने को हम एडजस्ट करते हैं टू फिट द इन्वायरमेंट, है ना, जिससे हम पर्यावरण में फिट हो सकें, उसके अनुकूल हम बन सकें। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अकोमोडेशन। और ये जो लाइन है, ये जो लैंग्वेज है, ये एग्जैक्ट एग्जाम में आई हुई लैंग्वेज है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ, इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण। इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, इक्विलिब्रेशन स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी या इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, बराबर मतलब बैलेंस। ठीक है, जब हमारे माइंड में हम कुछ सीखते हैं तो उस समय पर कई बार क्या होता है? इम्बैलेंस आ जाता है, हमारा माइंड जो है वो असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो उसको, सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डिसइक्विलिब्रेशन। और जब हमारा माइंड संतुलित होता है उसको हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मान के चलते हैं कि अगर एक बच्चे ने सीखी है 12 खड़ी, ठीक है, अब 12 खड़ी के हिसाब से वो क्या करेगा? जब उसके सामने शब्द आएगा नेचर, तो उसको वो नाटूरे ही पढ़ेगा भाई, NATURE, वो उसको नाटूरे ही पढ़ेगा। ठीक है, परंतु अगर मास्टर जी कहे अरे भाई ये नाटूरे नहीं, ये नेचर है, ठीक है,
तो उस समय पर क्या आएगा, कुछ समय के लिए उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, है ना। वो क्या करेगा, वो असंतुलित हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं भाई मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब ये नेचर कैसे हो सकता है, अगर समझा जाए इस शब्द के ऊपर चलते हैं। देखिए एक शब्द है नेचर, NATURE, ठीक है। 12 कड़ी के हिसाब से देखें तो भाई ये तो बन गया ना, ये बन गया ट, इसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा, और ये र और ई, तो हिसाब से तो नाटुरे होना चाहिए अगर किसी ने 12 खड़ी से ही सीखा है तो। लेकिन जब कहा जाए कि नहीं ये नेचर है, तो आप क्या पाएंगे ना, तो देखो नेचर अगर बनना होता तो कैसे बनता भाई, नेचर की स्पेलिंग तो ये हो सकती है, क्योंकि ये है नेचर, तो इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसे होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ना तो इसमें ई की मात्रा है, ना यहाँ पे CH है, ठीक है। तो ये नेचर हो कैसे सकता है, बच्चा ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में एक डिसइक्विलिब्रेशन है ना। तो उस डिसइक्विलिब्रेशन के लिए बच्चा क्या करेगा, चीजों को सीखेगा या अकोमोडेट करेगा। कैसे करेगा, जरूरी नहीं है कि TU से टू ही बने, TU से च भी बन सकता है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि NA से ना ही बने, NA से ने भी बन सकता है, ठीक है। और जब बच्चा कुछ ऐसे सीखता है तो जो उसका जो डिसइक्विलिब्रेशन है वो कहाँ पे आ जाएगा, इक्विलिब्रेशन में, है ना, इक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। उसका जो डिसइक्विलिब्रियम आ गया था वो इक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। अब बच्चा सीख चुका है कि नहीं ये नेचर होता है, ठीक है। आप भी अगर पढ़ते हैं तो नेचर है, फ्यूचर है, इनमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपका माइंड इक्विलिब्रेशन में आ गया है। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। माइंड में कंफ्यूजन ना होना क्या है, इक्विलिब्रेशन, माइंड में कंफ्यूजन होना क्या है, डिसइक्विलिब्रियम। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अब इसी बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी ऐसे जीव को देखा और आपको किसी ने बताया कि ये क्या है, ये तेंदुआ है। उसके बाद में आपने देखा कि अरे ये देखने में तो तेंदुआ लग रहा है लेकिन उससे डिफरेंट भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपने इसको भी देखा, ठीक है, तो आपने यह कहा कि नहीं भाई ये है तो उसके जैसा ही लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंट है, ठीक है। तो जो आपका जो ऑलरेडी बना हुआ स्कीमा था वो कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, वो इम्बैलेंस हो गया कि नहीं तेंदुआ केवल एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। लेकिन मैं कहूंगा ये तीनों तेंदुए हैं ही नहीं, ठीक है। इनमें से एक जैगुआर है, एक लेपर्ड है और एक क्या है, चीता है, ठीक है। अगर आपको फिर कोई समझाए, कोई कहे कि भाई देखो जो चीता होता है उसकी स्किन होती है ऐसी स्पॉट वाली, है ना, बिल्कुल गोल स्पॉट वाली। उसके बाद में जो लेपर्ड होता है उसकी जो स्किन है वो होती है ऐसी, बॉक्स से बने होते हैं। और वहीं जो जैगुआर होता है उसकी जो स्किन होती है, वे जो बॉक्स होते हैं वो थोड़े से और फैले फैले दूर दूर से होते हैं। तब आप क्या पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ ये जो है ये जैगुआर है, ये जो है ये लेपर्ड है, और ये जो है ये क्या है, चीता है। और जब आपको ये नॉलेज हो जाती है तो आपका माइंड कहां पर आ गया है, इक्विलिब्रेशन में। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आप जैसे ही तुरंत देखते हैं आप ये कहेंगे हाँ ये चीता है, ठीक है, या लेपर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे माइंड का डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रेशन में आना, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किए वो किए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना के बारे में जाना, स्कीमा के बारे में जाना, एसिमिलेशन के बारे में जाना, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, ठीक है। एक बार फिर से इनको रिकॉल करते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, मेंटल स्ट्रक्चर क्या है, जो भी आपको आज तक पता है वो सब आपकी मानसिक संरचना है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपका जितना भी नॉलेज जो है आज तक वो सारा क्या है, आपका मेंटल स्ट्रक्चर है। अब जो स्कीमा है वो क्या है, ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। छोटे छोटे स्कीमा से मिलकर ही हमारा पूरा मेंटल स्ट्रक्चर बनता है, ओके। अब जो स्कीमा जो आपका या मेंटल स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें अगर आप कुछ ऐड करते हैं, पुराने के बिहाफ पर अगर आप कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन या आत्मसातकरण। और कई बार हम केवल ऐड नहीं करते हैं, पुराने को रिप्लेस भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मुझे कहा जाता था कि ये जो पीपल का पेड़ है इस पे भूत रहते हैं, ठीक है।
जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो घर वालों ने समझाया कि नहीं, इसमें तो भगवान रहते हैं, ठीक है। और जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसी पीपल के पेड़ पर मैंने स्वयं से देखा, रे नहीं, इसके ऊपर तो पक्षी रहते हैं। तो वो क्या है? अकोमोडेशन। एक ही चीज में जब हम बार बार चेंज करते हैं, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्कीमा को जब हम चेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? समायोजन या अकोमोडेशन। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन, या हिंदी में कहेंगे अनुकूलन। और लास्ट में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रेशन। जब चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं, जब हमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, तो क्या बन जाता है? इक्विलिब्रेशन। और इक्विलिब्रेशन होने के बाद में वो चीज हमारे मेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाती है। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे हैं कि जो भी चीज आपकी समझ में आ गई है वो क्या है? आपके मेंटल स्ट्रक्चर में जाती जा रही है, जुड़ती जा रही है, या मॉडिफाई होती जा रही है। आफ्टर इक्विलिब्रेशन वो आपके मेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जीन पियाजे की 4 स्टेजेस के बारे में, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।